नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी अमरउजाला.com की ये खास पेशकश। हर हफ्ते हम एक खास शो लेके आते हैं और बताने की कोशिश होती है कि बीते हफ्ते में जो बड़ी खबरें हुई हैं उस पर ये खबरों के खिलाड़ी जिनका मजमा यहाँ पर जमा हुआ है उनका क्या विश्लेषण है, क्यों ये खबर इस तरीके से आगे बढ़ रही है या बढ़ाई जा रही है। इन तमाम दिग्गजों की राय लेंगे, जानेंगे बीते एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। इस हफ्ते की बात की जाए तो कुछ चीज़ें खास रहीं जो मैं शुरुआत में रख देना चाहता हूं पैनलिस्ट के सामने, ताकि चर्चा भी उस दिशा में आगे बढ़े। हमने देखा महाराष्ट्र में एक तरीके के सांप्रदायिक हालात बने। कहीं पर टीपू सुल्तान जिंदा हुआ तो कभी औरंगजेब जिंदा हुआ तो गोडसे की याद आ गई। दोनों तरफ से वार प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजर जो कि आरएसएस का मुखपत्र है उसका एडिटोरियल छपता है। उसमें आरएसएस के उस मुखपत्र में ये सुझाव दिया जाता है बीजेपी को कि केवल मोदी के चेहरे और हिंदुत्व से अब काम नहीं चलेगा, कुछ और करने की ज़रूरत है, स्थानीय लीडरशिप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये नसीहत आरएसएस दे रहा है कि भाई हिंदुत्व केवल काफ़ी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर हिंदुत्व ही दिखाई दिया। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं या कुछ और हिस्सों से जो खबरें आई तमाम चैनल्स पे चली उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या हकीकत और नसीहत में अंतर है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और इन सब के बीच में हमको नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की जो रैली होने वाली है उसका प्रारूप स्वरूप सामने आ गया है। 23 तारीख की डेट तय हो चुकी है। पटना में हर बड़ी पार्टी का दिग्गज जो बीजेपी विरोधी है मोटे तौर पर वहां पर मौजूद रहने वाला है। केवल 4-5 बड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो उस रैली में नहीं दिखेंगे। अदरवाइज सब बड़े लोग वहां पर है। राहुल गांधी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, स्टालिन भी हैं। हर बड़ी पार्टी का नेता पटना 23 तारीख को उस रैली में पहुंच रहा है। उसके पलट बीजेपी ने भी एनडीए को रिवाइव करने की कोशिश शुरू की है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य में उस पर बातचीत करेंगे। खास मेहमानों से परिचय करा दूं। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला के राजनीतिक संपादक है। स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ आदेश रावल हैं, युवा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर करते हैं, लोकमत के लिए काम करते हैं और इनके ट्वीट्स काफ़ी वायरल होते हैं आजकल, काफ़ी सेंसेशन बने हुए हैं आदेश रावल साहब के ट्वीट्स। संजय राणा जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी पहली बार हमारे शो में आए हैं। जयदीप कर्णिक अमरउजाला.com के संपादक हमारे साथ है, आपको भी स्वागत है, परिचय के मोहताज नहीं है। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी मेरे पुराने साथी, इन्हीं के साथ मिलकर इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं और फैलाते हैं। और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है और उस पर भी हमको दृष्टि जरूर डालनी चाहिए, वो है विपक्षी एकता की। जहां विपक्ष एक हो रहा है, पटना में 30 तारीख को रैली होने वाली है जिसका मैंने शुरू में इशारा भी किया। अब उसके सामने बीजेपी भी अपने पुराने साथियों को ढूंढ रही है। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो गई है, कहा जा रहा है कि आंध्र तेलंगाना में उनके साथ टाई अप हो सकता है। जेडीएस कुमार स्वामी और देवेगौड़ा साहब ने इशारा किया है कि वो भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इसी तरीके से अकाली दल के साथ दोबारा रिवाइव किया जा रहा है पंजाब में अपने आप को। क्या मैं इसी मुद्दे को जोड़ते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चुनाव के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस की बात हो, चाहे वो लाभार्थी की बात हो, चाहे वो लीडरशिप की बात हो, पर ये चीज़ें भी हमको नहीं भूलनी चाहिए कि बीजेपी को अब समझ में आ रहा है। शिवम भाई, मेरा सवाल आप ही से है कि अब साथी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लामबंदी हो रही है। हर बड़ा नेता जिसको आप कहते रहे, जिसको मीडिया भी सवाल खड़ा करता रहा कि भाई आज का नेता कौन होगा, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, अब सब भूल गए हैं, अब सब इकट्ठा हो रहे हैं अपनी तमाम दिक्कतों को दूर कर। हमको मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होनी ही चाहिए। आपको एक मतलब समग्र सोच लेकर चलनी ही पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे सेक्शंस में वोट है, मेरे देश में सिर्फ धर्म पर ही पोलराइजेशन नहीं होता, जाति पर भी पोलराइजेशन होता है और हर जगह होता है। तो मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात यह भी है कि पॉकेट्स में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं का अपना आधार है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पुराने अलाइज से बात करती है, उनसे संपर्क साध के चीजों को बेहतर करने का प्रयास करती है और एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करती है ऑपोजिशन के सामने, तो ये बहुत बेहतर बात है। एक दूसरा, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी ने चोट की है, जिस तरीके से इस देश की हर एक पार्टी में से एक दो नेता तो मतलब प्राइमरी स्कीम में ही कहीं ना कहीं घोटाले में या तो हैं या जेल रहकर आ चुके या जेल जाने वाले हैं या तिहाड़ के मुंह पर तैयार बैठे हैं या बाहर आने वाले, मतलब कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है। तो मुझे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का ग्लू है ना, वो इनको इकट्ठा करने में कहीं ना कहीं कामयाब। काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, चंद्रबाबू नायडू पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, आप उनसे बात कर रहे हैं,
कुमारस्वामी की सरकार इसीलिए यहाँ पे चली गई कि वो भ्रष्ट सरकार थी, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपके साथ जो आ रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो जा रहा है। देखिए मैं बिल्कुल रैली में आरोप लगाया, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, और उसके बाद आज उनके सरकार चला रहे हैं। मैं बिल्कुल कहता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर कोई भ्रष्टाचारी नहीं रह जाता। अब अगर किसी ने जाकर जो है कोर्ट में एक हलफनामा लगा दिया हो कि ये केस बंद कर दो और उस पे भारतीय जनता पार्टी का कहीं साइन हो, तो मुझे भी बता दो भाई, जांच है, मैं नहीं मान रहा हूं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उठाओगे तो मुझे लगता है उन पर भी उतने ही केसेस आपको मिलेंगे, अलग अलग। भ्रष्टाचारियों के साथ मौका पड़ने पर बीजेपी हाथ मिला लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको सत्ता चाहिए, मौका परस्ती चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक आदमी, कन्विक्ट आदमी जो किसी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ मिलाकर हम कहीं सरकार नहीं बना रहे हैं। अगर कोई भी आदमी कन्विक्ट होता है, चीजों को करता है, भारतीय जनता पार्टी उससे अपनी दूरी बनाएगी और तमाम राज्यों में होगा। शिवम भाई ने दोनों तीनों चीजें एक साथ बोल दी सब मिला के। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम साथ में जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। फिर हमने किसी का साइन लिया हो तो वो बता दीजिए कि वो साइन लिया है कि नहीं लिया है। फिर ये कि हम किसी के साथ सरकार नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे, और देखिए उनकी मजबूरी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। शिवम त्यागी जी यहाँ पे उसको डिफेंड करें, ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, साहस की दाद देनी चाहिए उनके। लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पूरी चर्चा, देखिए आपने शुरुआत की थी हिंदुत्व से, एक और था कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नहीं, सिर्फ हिंदुत्व से भी काम, और सारा आ गया लाभार्थी योजना पर, सारा आ गया विपक्ष की योजनाओं पर। ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती है कि सिर्फ हिंदुत्व पर बात नहीं हो रही, और भी बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं। और ये जो अब आपका सवाल है, जो आपने अभी रिसेंटली उठाया, विपक्षी एकजुटता मुद्दा आधारित है। पहला मुद्दा, बीजेपी के जो खिलाफ हो साथ आ जाओ। दूसरा, जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों से परेशान हो रहे हैं या उनके खिलाफ कथित तौर पर गलत इस्तेमाल का मुद्दा बना रहे हैं, साथ आ जाओ। तीसरा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि बाद में आता है, वो ये कि अपने अपने राज्यों का गणित देखो, कौन सी पार्टी कहां पर मजबूत है, कितनी कमजोर है, उसके आधार पर समीकरण बनाओ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करो। सीटों के बंटवारे पर बात बन जाती है, चाहे वो प्री पोल हो चाहे पोस्ट पोल हो, काम करना शुरू करो। अभी आप देखिए, देश की राजनीति में विपक्ष बहुत तेजी से लामबंद होना शुरू हो रहा है और स्ट्रेटेजिकल काम कर रहा है। कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और निश्चित तौर पर ये जो 3 विधानसभा चुनाव हैं, खास तौर पर 3, वैसे तो 4 हैं, वैसे 5 हैं मान लीजिए, लेकिन 3 जो विधानसभा चुनाव हैं हिंदी बेल्ट के, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने सीधे सीधे और कोई दल नहीं दिखाई देता, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कांग्रेस के स्टेक के लिए। अगर कांग्रेस यहाँ पर कर्नाटक और हिमाचल जैसा कोई जादू कर पाती है, 3 में से 2, या अपनी स्थिति कितनी मजबूत रख पाती है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन होता है तो निश्चित तौर पर वो एक आधार दे देगी कि जहां पर सारे लोग। बड़ा आसान है जयदीप, मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच इन 3 राज्यों में आमने सामने की टक्कर है, यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं कोई, तो आप विपक्षी एकता की जरूरत ही नहीं, तो आप विपक्षी एकता के मंच पे चले जाओ, क्योंकि आपको अपनी सीटें देनी नहीं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बाकी 23 पार्टियां नहीं हैं। लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव अनाउंस हुए, कल ही एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई, अधीर रंजन चौधरी ने मुकदमा कर दिया ममता बनर्जी के खिलाफ। यानी आप जिस ममता बनर्जी के साथ 23 तारीख को राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पे होंगे, वहां पे अधीर रंजन चौधरी मुकदमा कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने मेरे कार्यकर्ता को मार दिया। मुकदमा किया, पुलिस कोर्ट के जरिए मुकदमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना यह कि ये विपक्षी एकता वाकई में सीरियस है क्या? इसका कुछ फायदा होगा विपक्ष को? देखिए, विपक्षी एकता मंच पर और सीटों के बंटवारे के बीच में झूलती हुई कोई एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर है जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। मंच की तस्वीर होती है, सारे हाथ उठाकर एक दूसरे के साथ मंच पे खड़े हैं, और जब कागज पर सीटों के बंटवारे की बात आती तो वही अधीर रंजन चौधरी और स्थानीय स्तर पर ये पार्टियां एक दूसरे को अपनी जमीन क्यों देगी जो उन्होंने मेहनत से अर्जित की, या पहले ही वो उस जमीन को किसी और कारण से गंवा चुके हैं। असल में ये लामबंदी हो रही है मोदी के खिलाफ। ये सारे जानते हैं कि कोई भी एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अकेला उतना मजबूत नहीं है। दूसरा, जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार को मुकदमाबाजी के जरिए सीबीआई जो भी हम कहें उजागर किया जा रहा है, उससे भी इनके अंदर घबराहट है और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना उस घेरे के अंदर ढूंढ रहे हैं। दूसरा, ये इस तरह का एक तिलिस्म या हवा खड़ा करके ये शायद साबित करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हम आपको हरा पाएंगे। तो ये एक माइंड गेम भी होता है, ये एक मानसिक दबाव भी होता है। और ये जो आप 23 तारीख की रैली जिसके मद्देनजर हम ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सारी जो रैली है ये विधानसभा चुनावों को लेकर है ही नहीं, ये 24 की तैयारी है। 24 की वो तैयारी जिसके लिए इसके बहुत पहले ही शायद विपक्ष को लामबंद होना था। लेकिन क्या वहां पर भी लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर ये लड़ेंगे आपस में और अपनी जमीन एक दूसरे को देंगे नहीं देंगे सीटों को, ये बहुत दूर की कौड़ी है। तो जब आदमी को पता होता है कि ये दूर की कौड़ी और वहां तक पहुंचेंगे तब देखी जाएगी, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू। तो अभी ब्रिज तो आया नहीं है,
अभी तो केवल साथ में पैदल चलना और तस्वीर खिंचानी है। वहां पर अगर हम अलग हुए, कल को कोई मुद्दा हुआ, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता महत्व होता है। एक मंच पे अगर सब लोग दिखते हैं, देखिए 12 तारीख की रैली क्यों नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई कि उस मंच पे राहुल गांधी नहीं होने वाले, बिल्कुल कोई विदेश में है। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, जैसे कि आदेश बता रहे हैं कि उन्होंने खुद फोन करके कहा कि मैं रैली में आऊंगा, डेट आगे बढ़ा दीजिए। नीतीश कुमार ने डेट 23 तारीख आगे बढ़ा दी, सबको भी बना लिया, ममता को, अरविंद को, स्टालिन को, कि आपको भी आना है। अगर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हम एक साथ एक मंच पर दिखाई दें, तो वो ताकत, तो मैसेज तो जाएगा ना कि एक बड़ी फोर्स खड़ी हो गई है बीजेपी के सामने। नहीं, वो बड़ी फोर्स क्या करेगी? लड़ेगी, हराएगी। कहाँ लड़ेगी? किन सीटों पर लड़ेगी? कौन सी सीट नीतीश कुमार की होगी, कौन सी राहुल गांधी की होगी, कौन सी ममता बनर्जी की होगी, कौन सी स्टालिन की होगी, और उन सीटों, मतलब क्या वो अपनी सीटों का आदेश बोलना चाहते हैं? 425 से 450 सीट ऐसी हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर ली हैं जिसपे विपक्षी पार्टियां एक कैंडिडेट देंगी। 425 से 450 सीट एक कैंडिडेट देंगे। एक कैंडिडेट, ज्वाइंट कैंडिडेट होगा, वो जो विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं, 1-on-1 बीजेपी के सामने। राहुल गांधी इस मीटिंग को लेकर कितने सीरियस हैं और इस एकता को लेकर कितने सीरियस हैं, उन्होंने फोन किया नीतीश कुमार को, कहा कि 12 जून की रैली को आप 23 को कर लीजिए, मैं और खड़गे जी आना चाहते हैं। क्योंकि उससे पहले जयराम रमेश ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारी तरफ से कोई जाएगा क्योंकि हमारे लोग अवेलेबल नहीं है। तो नीतीश ने कहा कि आप लालू जी से बात कर लीजिए। लालू जी से बात की गई। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लखनऊ गए अखिलेश यादव से मिलने, तो तेजस्वी ने निकलते हुए अखिलेश को कहा कि आपको पापा याद कर रहे हैं, यानी लालू जी आपको बुला रहे हैं। 2 दिन बाद अखिलेश यादव दिल्ली आए मिलने लालू यादव से, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, यानी उनको थोड़ा मोटिवेट किया, जो कि थोड़ा सा वो पीछे हट रहे थे। अब कांग्रेस अगर इन सबको बुलाती तो थोड़ी दिक्कत होती। दरअसल जब राहुल गांधी को कन्विक्ट किया सूरत कोर्ट ने, और उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली होनी थी जिसमें विपक्षी एकता को इकट्ठा करना था, लेकिन कांग्रेस बुलाती तो शायद ममता, अखिलेश और बाकी लोगों को आने में दिक्कत होती, इसीलिए नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई। अब नीतीश कुमार पटना में रैली करेंगे। उनके आइडिया कांग्रेस का है, नीतीश कुमार रैली करें पटना में, ये नीतीश कुमार का आइडिया है कि हम कांग्रेस इसको आप कहिए कलेक्टिव आइडिया है। अच्छा। राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें कम भी मिलती है तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन विपक्षी एकता को जोड़ो, सबको इकट्ठा करो और हमें ज्वाइंट कैंडिडेट देना है। इसीलिए बार बार चिदम्बरम कहते हैं कि 450 सीट ऐसी हैं जहां हम एक सिंगल कैंडिडेट बीजेपी के सामने दे सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी को अपने अलायंस की याद आ रही है। आप देखिए, शिवसेना की सरकार गिराई, पहली बार तोड़ा, फिर शिवसेना को तोड़ा, 2 बार तोड़ दिया, फार्म लॉस पे आपने अकाली को छोड़ दिया, नीतीश बाबू आपके साथ थे, वापिस चले गए फिर से। अब इनके सामने 2 बड़ी चुनौती हैं, बिहार और महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों में 88 लोकसभा सीट्स हैं, इनमें से लगभग 53 बीजेपी के पास है। अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक साथ है, अगर उनमें से एक पार्टी टूट के बीजेपी के साथ आती है, जिसकी कोशिश हुई थी कुछ दिन पहले, जिसको पवार साहब ने रोक दिया, तो बीजेपी का फायदा था। अब उनको मेजर नुकसान है। ऐसा ही बिहार में है, ये तीनों पार्टी इकट्ठी हैं, वहां उनको मेजर नुकसान है। तो इनको कहां से कवर अप करोगे आप, ये एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने ये साफ साफ कह दिया खड़गे जी को कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, और खड़गे जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वो हर चीज ऊपर से पूछ के कर रहे हैं। उनको भी ये लग रहा है कि इस विपक्षी एकता में कहीं ऐसा ना हो कि कोई दलित प्राइम मिनिस्टर सामने आ जाए। वो देखिए, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, बड़ा कार्ड हो सकता है, बड़ा कार्ड हो सकता है, हंसने वाली बात नहीं वो, लेकिन और ये जितनी जो बात कह रहा है, तो डे वन से लिख रहा हूं इस बात, दिलचस्प बात है जो मैं कह रहा था, तब से मैं लिख रहा हूं इस बात को। अगर ये प्रीपोल अलायंस में कन्वर्ट होता है, तो ये कह रहे हैं ना कि लोकसभा के प्रीपोल अलायंस में कन्वर्ट होता है, और वाकई मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी है। ये जो उदाहरण हो सकता है 23 तारीख को कोई घोषणा हो। नहीं सुमित जी, केजरीवाल के मुद्दे पे पूरी दिल्ली कांग्रेस उनके खिलाफ है। अकेले खड़गे साहब ने कहा कि मैं उनके साथ जो हो रहा है, सीबीआई कर रही, गलत कर रही है। क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर एक अलायंस भी कम पड़ गया तो आपकी कुर्सी जा सकती है, तो वो उनको भी साधने में लगे हुए हैं। और आप देखना, देर सवेर एलाइज ये बात कहेंगे कि दलित प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। खड़गे जी भी तैयारी कर रहे हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप बीजेपी का साम्राज्य देखें या सीटें देखें, अगर साफ भाषा में बात करूं, 303 में से दक्षिण, आज की तारीख में जो बात करें लोकसभा की, कर्नाटक की 24-25 सीटें और कुछ सीटें तेलंगाना से आती, 3 या 4 सीटें तेलंगाना की है। मतलब 303 में से 270 सीटें बीजेपी ने नॉर्थ से जीती है, जिसको आप, है ना, नॉर्थ और वेस्ट से, जो विंध्याचल के ऊपर का हिस्सा है, उसमें पूरा मतलब एक आपका कब्जा है। इसीलिए आपको चंद्रबाबू नायडू याद आ रहे हैं, दक्षिण भारत में कुछ इनरोड्स बनाने हैं, 2 राज्य वहां पे। इसी तरीके से आपको जेडीएस याद आ रहा है कि आपको 2-4-5 सीटें नुकसान ना भरपाई हो सके। लेकिन नॉर्थ में क्या करेंगे आप? नॉर्थ में तो कोई अलाई बचा ही नहीं। अकाली दल एक बात रहे जिसको आप पकड़ सकते हैं, जेडीयू आपके साथ नहीं है, शिवसेना आपके साथ नहीं आएगी जो आपके नेचुरल अलाइज थे,
कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, जब हम बात करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया की जो 270 सीटों की आपने चर्चा की, तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 2019 के चुनाव होने के बाद से तकरीबन 1,25,000 बूथ को आइडेंटिफाई कर सकती है जहां पे वो कमजोर हैं। वो उस पे उस दिन से काम कर रहे हैं और हर मंत्री को आदेश है कि तकरीबन 4 दिन जाके कैंपिंग कीजिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी कैंपिंग कीजिए। अभी बात हो रही थी विपक्षी एकता की, बताइए विपक्षी एकता तो मुंगेरी लाल के सपने ऐसा हो गया है। अभी जैसे हमारे मित्र ने बोला कि 450 सीटों को मैं आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें 1 to 1 लड़ाई होगी। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या वजूद है, सपा के आगे? क्या सपा बसपा कांग्रेस एक मिलकर लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। अगर मान लीजिए सपा के सारा समर्थन देते हैं, भाई इनका वर्चस्व क्या है? अब आते हैं बंगाल में बताइए टीएमसी इनको क्या देगी और इनके खिलाफ क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ी करे, कांग्रेस खड़ेगी, वहां का लोकल नेतृत्व क्या करेगा? साउथ में चले जाइए भाई, अब तमिलनाडु में इनका क्या अस्तित्व है? 139 सीट आती साउथ में ना, 139 सीट में कांग्रेस कहां पे है? देखिए लोकल जो पार्टी है ठीक है, उनका ये जो वोट बैंक लोकल प्लेयर थे। जी आपके जवाब ना कंफ्यूजिंग कर रहा है, मैं इसलिए क्लैरिटी चाहता हूं। तमिलनाडु में स्टालिन के साथ समझौता है, साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराना है। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ, ये बताइए स्टालिन के साथ पहले का समझौता नहीं था? पहले भी था, तो फिर अभी कौन सी नई चीज बदल गई है? वैसे ही लड़ेंगे। आप ममता बनर्जी का सुमित जी स्टेटमेंट सुन ली, तुम बंगाल में मत आओ, बाकी तुम्हें जहां भी गठबंधन करना करते रहो। तो स्टेटमेंट ममता जी की, हमारे नहीं है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यही है, यही स्टेटमेंट। 425 से 450 सीट जो मैंने कही है ना, वो कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वो विपक्ष लड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमें 200 सीट भी मिलती है हम वो भी लड़ लेंगे। तो उसको आप कंफ्यूज मत करिए कि वो 450 में 200 सीट नहीं, अगर वो 200 ही मिलती है तो वो राजी ही हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। देखिए अगर 200 में संतुष्ट है। ये बताइए 200 सीटें कहाँ? प्रश्न बहुत बड़ा, 200 सीटें कहाँ? बताइए। मैं बताता हूँ ना कहाँ। जहां पिछली बार कांग्रेस को कहां सीटें आई? पंजाब से आई, केरल से आई, तमिलनाडु से आई, ठीक है। जहां कांग्रेस 1 to 1 फाइट में है बीजेपी के साथ, उन तमाम राज्यों में सिर्फ कहां पे 1 to 1 फाइट में है? आप बता दीजिए 1 to 1 फाइट में। महाराष्ट्र में मान सकता हूं, आप ये बता दीजिए बंगाल में 0, उत्तर प्रदेश में 0। सुनिए ना, जहां है वो सुन लीजिए, जहां है वो सुन लीजिए। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, पूरा तो उत्तर भारत में है। आप देख लीजिए, बल्कि आप बता दीजिए 200 सीटें हैं, पूरा जोड़ लीजिए 200 सीटें आती हैं तो 200 सीटें बता दीजिए। तेलंगाना में है, केरला में है, हिमाचल में 2 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें, तमिलनाडु में 10 सीटें। मतलब गणित की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं। गणित की बात करेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के 40 हो जाते भाई, छत्तीसगढ़ मिला करके ऐसा लगता है कि गुजरात जोड़ ले और 25। ये बताइए कि सीधे की सारी सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी? अरे सोच रही हो। एक मिनट शांत। हमें थोड़ी बात नहीं है, होता रहेगा ये काम। नीतीश पटना में जब बैठेंगे तो लोग ना करेंगे। और ये पटना में मेरा सवाल आपसे ये कि पटना में क्या होगा? कोई मीटिंग है, रैली तो बाद में है, कोई यूपीए का एजेंडा सामने आएगा? पटना में पहले नेताओं, पटना में खाली रैली नहीं है। हाँ। पटना में पहले मीटिंग है, बंद कमरे में सारे नेता बैठ के ये जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 10 सीटें 15 सीटें, ये वहाँ डिस्कस होंगी। और ये होगा कि एक फार्मूला बनाया जाए, इस पर बात होगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी। पटना में ये होगा। कन्वीनर बनेगा कोई? कन्वीनर भी बन सकता है, नीतीश कुमार बन सकता है कन्वीनर। देखिए नीतीश कुमार की जो पहली मीटिंग हुई थी राहुल गांधी से, पहली, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए एनडीए में, उसके बाद सरकार बन गई गठबंधन की, उसके बाद दिल्ली आए, मिलने आए, उसी मीटिंग में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को गो हेड दे दिया था। सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, अंतरिम अध्यक्ष थी, कि आप करिए कोशिश और हम आपके साथ हैं, उसी मीटिंग में। उसके बाद नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिले थे, नीतीश कुमार जो है ममता बनर्जी से मिले थे, उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। बीच में फिर एक्सरसाइज से ठंडी पड़ गई, फिर वो सलमान खुर्शीद के साथ नीतीश कुमार ने कहा भाई जल्दी होना चाहिए, वो सब करना है। अब नीतीश कुमार जब दोबारा मिले तो उनको खड़गे जी और राहुल गांधी की तरफ से टोटल गो अहेड है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं हवा में खेल रहे हैं कि अपने मन में, पूरा कॉन्फिडेंस में है। और नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी की क्वेश्चन आज से नहीं, जब वो एनडीए सरकार में 2005 के बाद से मुख्यमंत्री थे तब से बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और राहुल गांधी, आपको समित जी शायद याद होगा, अशोक होटल में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2006 या 2007 की बात है, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की थी। जब राहुल गांधी, तो बल्कि इस पर आप अपोजिशन मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। और जो 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, तब भी राहुल गांधी से ही बात करके अलग हुए थे। ये सारी चीज़ें, और इसके बीच में कौन है मुझे मालूम है, जिन्होंने नीतीश कुमार और राहुल गांधी को जोड़ने का काम किया है, वो आपके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, लेकिन मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा यहाँ पर। नहीं, अब कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती है ना, शो के बाद बता दूँ। दूसरी बात यह है कि विपक्ष की एकता क्या पहली बार हो रही है?
जैसे कहा जा रहा सीबीआई से डर के विपक्षी दल एक हो रहे हैं, ईडी से डर के। तो जब 77 में विपक्ष एक हुआ था तब कौन सीबीआई पीछे लगी थी? अटल जी। और जब 89 में अडवाणी जी और ज्योति बसु एक साथ बैठे, हरकिशन सुरजीत और बीपी सिंह को लेकर, तब कौन सा उनके पीछे सीबीआई लगी थी? कई बार मुद्दों को लेकर भी एकता होती है, ठीक है। इस समय सीबीआई ईडी एक मुद्दा है, अकेला वही मुद्दा नहीं है। विपक्ष की एकता हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ होती है, जो सत्ता में जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है। जब कांग्रेस पूरे इस देश में सत्ता में सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका था, जब इंदिरा गांधी का एक ब्रह्मद्वितीय नास्ती का राज था, तब सारी विपक्ष की एकता इंदिरा गांधी के खिलाफ होती थी। ऐसा इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे लगते थे। आज मोदी जी चूंकि उस स्थिति में है, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, 9 साल से, और आज बीजेपी सबसे ज़्यादा पावर में हर ज़्यादा राज्य में, या तो उसकी सरकार है या गठबंधन की सरकार है, तो उसके खिलाफ एकता ये स्वाभाविक है भाई। ये कोई पहली बार नहीं, नरसिम्हा राव के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। एजेंडा क्या है? ये सिर्फ मोदी को हराना एजेंडा है? हमेशा हम सरकार बनाएंगे तो हम क्या देंगे मोदी से बेहतर? उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा ना। जब आप मुद्दा होगा ना, एनडीए का, जब एनडीए बना था तो एक एजेंडा बना था, नहीं बना था कौन एजेंडा ऑफ गवर्नेंस एनडीए का। जब यूपीए बना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ना। तो इसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और उस प्रोग्राम और दूसरी बात, विपक्ष की एकता हमेशा कोई 2 साल 3 साल पहले चुनाव की नहीं होती है। चुनावी वर्ष में विपक्ष की एकता का इतिहास है। जब बिल्कुल अभी भी पटना की 23 जून की बैठक में सब फाइनल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता अभी सिर्फ वो है ना, रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें, तो पहले मिल तो लें। अटल जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव आमने सामने बैठ तो लें, अखिलेश यादव। पहले तो जब हमारे आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो पहले जयदीप जी अपने कमरे में बुला के चाय पिलाएंगे ना, तब बातचीत शुरू होगी। उसके बाद होगा सुमित भाई क्यों नाराज हो, आपके विनोद जी आपने ये मेरे साथ किया, तब आगे रास्ता निकलता है। अब मिलेंगे ही नहीं तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? तो ये पहला जो है एक्सरसाइज है जिसमें कुछ चीजें, कुछ सहमतियां बनेंगी। उसके बाद आगे क्या होगा? बीजेपी में बेचैनी है, जो बीजेपी एनडीए को बेचैनी है, कोशिश कर रही है। बेचैनी इसलिए है, देखिए बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह बहुत रियलिस्टिक है। पब्लिक कंजम्पशन में कुछ भी कहें कि हम, या हमारे शिवम भाई या संजय जी कुछ भी कहें, लेकिन जब आपस में बात होती है तो जमीनी धरातल पर स्टडी होती है, पूरा उसका अध्ययन होता है, संघ का फीडबैक आता है, आनुषंगिक संगठनों का फीडबैक आता है, पूरा तंत्र है, सरकारी तंत्र, सबका और उसमें जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि साथी याद बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। संजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? साथियों की तलाश उनको भी है। विपक्षी एकता की बात हो रही है, 11 तारीख नहीं, अब तो एनडीए की एकता की बात नहीं, विपक्षी एकता की बात, एनडीए तो मैं बाद में आता हूँ। देखिए एनडीए में तो एकता है ही है, विपक्षी की बात कर लेते हैं। 11 तारीख को मीटिंग होनी थी, पोस्टपोन्ड हो गया। 23 तारीख को मीटिंग में 2 नेता नहीं आ रहे हैं। स्टालिन आ नहीं रहे, कुजली मोड़ी जो है वो आ रही है, उनके नेतृत्व कर रही है, और शरद पवार साहब नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे। आप पढ़ लीजिए आप। अरे सर आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति में, आपको तो आईना दिखाई नहीं सकता हूँ। नहीं, स्टालिन नहीं आ रहे। स्टालिन ने बताया होगा उन्होंने, सोर्सेज है सर, जैसे आपके सोर्सेज हमारे नहीं है। 23 तारीख सर नहीं, बिल्कुल बोल दिया 23 तारीख की मीटिंग में वो नहीं आ रहे हैं स्टालिन और केसीआर नहीं आ रहे। चेक करिएगा भाई, हाँ आप प्लीज चेक करिए, ये न्यूज है परसों की। वो 11 तारीख के लिए कन्विंस थे, 11 तारीख को आ रहे थे, 23 तारीख वाली मीटिंग में कन्विंस नहीं। 11 को नहीं आ रहे थे, 23 को कन्विंस नहीं आ रहे थे। यही 3 लोग नहीं आ रहे थे 11 तारीख को, स्टालिन, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी और खड़गे। राहुल गांधी भाई नहीं कर देश में, उनकी तो बात ही करना नाइंसाफी होगी। तो देखिए जहां तक केसीआर नहीं आ रहे हैं, केसीआर नहीं आ रहे, केसीआर नहीं, स्टालिन आ रहे हैं, जो उनका ऑफिशियल जो डीएमके का बयान आया उसमें। चलिए आगे बोलिए। देखिए ऐसा होता है कि हम सब बातें कर रहे हैं कि विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। देखिए विपक्षी एकता कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, प्रजातांत्रिक देश है, सबको एकता और दोस्ती यारी करने का पूरा हक मिलता है। लेकिन विपक्षी एकता में 2 चीजें होती है। एक होती एकता से लाभ, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये पार्टी के तौर पे हो गया। दूसरा जनता को क्या दोगे। भाई जनता इन पे विश्वास करेगी, ये बताइए। सारे के सारे यही केजरीवाल साहब झंडा लेके खड़े थे लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ, आज उनसे जाके हाथ मिला लेते हैं, तो भैया कहां की बात हो गई। जब झंडा जिसका लेके खड़े थे, तुम खड़े थे कि भैया भ्रष्टाचार खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, अब मुसीबत आई तो उनके साथ जुड़ गए। तो इनके विरोधाभास है, इनके भाषा में विरोधाभास है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। राजनीति जो है वो वैचारिक बची नहीं है। राजनीति मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनता की। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में जो है मोदी को हराने के लिए घूम रहे थे पूरे देश। चंद्रबाबू नायडू पूरे देश में 2019 में चंद्रबाबू नायडू विपक्ष का झंडा थामे हुए मोदी सरकार। हाँ जैसे आज नीतीश जी घूम रहे हैं, और आज उन्हीं से आप फिर दोस्ती, तो उसमें जनता मान लेगी।
उसमें जनता मान लेगी, भाई, इसमें नहीं मानेगी। हराने कुछ 3 बार आपने मायावती समझौता किया, हर बार उनको आलोचना की, हर जम्मू बार कश्मीर में सर क्या हुआ? अब जनता मान लेगी। नहीं ये बताइए, नहीं विनोद जी ये बताइए, जैसे मैं वही कह रहा हूं। दो बार एक एक मिनट, मिनट, एक पहले तो मिनट, मैं आपको विनोद जी, correct कर दूं, हाँ, शिवम में हमारी न्यूज रूम ने चेक कर लिया, पॉलिटिकल डेस्क ने भी, स्टालिन आ रहे हैं, वो ये बात सही थी, 11 को नहीं आ रहे, 23 को आ रहे हैं, तो ठीक है, फैक्चुअली ये बस। ठीक है कि वो आ रहे हैं, अभी तक की जानकारी खबर यही तो है। इसके रिपोर्टर देगा बाद ना, अभी 23 तारीख में थोड़ा फासला है, वो बदल खबर तो जाए, रिपोर्टर देगा ना। खबर तो रिपोर्टर नहीं, देगा। ये खबर सही है, हमने चेक कर लिया है। लेकिन मेरा वाह। सवाल संजय जी और शिवम आप दोनों से ये है कि आज के दौर में राजनीति को विचारधारा से जोड़ के देखना जाती हो गई है वोटर के लिए भी। नहीं, इतना मौका परस्ती हो गई है। भाई बीजेपी चली जाती है पीडीपी के साथ, आप सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस चली जाती है शिवसेना के साथ, आप सरकार बना लेते हैं। लालू नीतीश एक हो जाते हैं, अखिलेश मायावती एक हो जाते हैं। कहाँ रही वैचारिकता? अब तो सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा है और वोटर है, कहीं से किसी भी कीमत पे सरकार बन जाए। संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि हाँ, विचारधाराओं की अगर खास तौर पर बात करें तो पिछले कुछ समय में ऐसे अलायंसेस हुए। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की बात कही ना, वो क्लासिक एग्जाम्पल है हिपोक्रेसी का विद इन द फ्रेम ऑफ 5 years। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का सर्वे सर्वा सबसे बड़ा नेता आके ये कह रहा है कि बच्चों की कसम है, अगर मैंने इनसे अलायंस कर लिया तो भ्रष्टाचार के मामले में शिवम भाई, आप पे हमला करिए, सुनिए मेरी बात। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी पंजाब में स्वीप करती है। उस पंजाब में जिसका मुख्यमंत्री जो था वो आपके साथ आ जाता है, अमरिंदर सिंह, तब भी वहां ये चीजें पब्लिक कहां समझ रही है? भ्रष्टाचार में कोई कन्विक्ट हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एज अ पार्टी वाइप आउट हो जाएंगे। वो जीत के आ सकते हैं। ये मेरे देश का लोकतंत्र है, मेरे देश के लोग हैं, उनकी समझ है वो किस तरीके से किसी को मैंडेट दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचारी नहीं रह गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी लीड कर रही है आज के जमाने में। अभी भी शायद लोग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो ये जो इतने बड़े मानदंड है ना, ये किसी और ने खड़े नहीं किए थे, खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने खड़े किए। तो उन पर सवाल उठेंगे। विचारधारा की बात सब करते हैं, लेकिन जितने मुखर होकर उन्होंने की उतनी किसी ने नहीं की। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो फाइलें हिलाना हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी से लेके मजीठिया से लेके कौन नहीं बचा। और उसके बाद सबसे माफी मांग ली, तो उन पर सवाल पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं पीडीपी पर। आपका काम है सवाल पूछना, मैं तो केवल आपको No, I agree. कि जनता ऐसा नहीं मान रही। मैं जनता नहीं, जनता की बात है। मैं तो खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। जरूरी नहीं है कि आदमी कोई भ्रष्टाचार में है तो वो जीतेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो जनता तय करेगी, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं है ये कोर्ट तय करेगा। तो अगर कोर्ट ने तय कर दिया भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी है। वन, मैं तो और लोगों का एग्जाम्पल बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद यादव हुए या तमाम लोग हुए। अब आगे आता हूं मैं। अब थोड़ा सा और इन्होंने एक और चीज हुई कि भाई इंदिरा जी के समय में ऐसा हुआ था, जहां तक मुझे याद है। इंदिरा जी के समय में जब जयप्रकाश जी आंदोलन को लेकर आए थे, तमाम मांग उनकी रही थी। उन्होंने सांसदों को और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उसमें कहा था कि भाई लोकपाल और लोकायुक्ता की नियुक्ति होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार पर कमेटी बनी है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और तमाम तरह के मुद्दे और महंगाई को लेकर आए थे। इन सारे विपक्षियों की बाइट उठाकर देखिए, बताना जरा, नरेंद्र मोदी हटाओ के अलावा कोई एक नारा इनके पास हो क्या? कुर्सी खाली करो, जनता आई है, जयप्रकाश जी ने माहौल बनाया, सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ, उसके बाद सरकार बदली, इमरजेंसी हो गई बीच में। आज जितने भी विपक्षी हैं उनके पास अलावा लोकतंत्र को खतरा और मोदी हटाओ के अलावा तीसरी कोई लाइन ही नहीं है। फर्क है उसमें और इस समय के फर्क में। ग्लू है वो, एग्जैक्टली वही ग्लू है। बस मैं वही बताने तो इंदिरा जी और इस समय में ये फर्क है। और अब अंत में पीडीपी पर आता हूं मैं। आप मुझे एक चीज बताइए, बरसों से आपके घर का एक हिस्सा जो है बंद पड़ा हुआ है ना? आपको उसकी सफाई करनी है, जाले हटाने हैं, तो पड़ोसी की छत से जाके तो करेंगे नहीं। आपको पहले उसमें घुसना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, पुलिस को फिक्स करना पड़ेगा, अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, डेमोग्राफिकली कैसे कैसे चीजों को बेहतर करना है वो करना पड़ेगा, और उसके लिए वहां घुसना पड़ेगा। और घुसना पड़ेगा तो सरकार बनानी पड़ेगी। और सुनिए, और जब मसला आया तो सरकार ने हटाया भी, और मुख्यमंत्री नहीं रहे क्या, और प्रधानमंत्री नहीं रहे इस देश में? बताइए मुझे। नेहरू जी ने कह दिया टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट है 370, और उसके अलावा कहते घिसते घिसते घिस जाएगी, नहीं घिसी। उसके अलावा तमाम मुख्य प्रधानमंत्री आते रहे, किसी ने इतनी बिल दिखाई क्या? इस देश में होम मिनिस्टर इतने बड़े बड़े आए, किसी ने इतनी बिल दिखाई क्या? लेकिन अगर सरकार में घुसे तो चीजों को बाहर निकाल के बेहतर करके आए। और आज का जो कश्मीर है वो देश का सबसे बढ़िया टूरिज्म। शिवम, ये भी फैक्ट है, चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए से निकले थे तो गोधरा के मामले पे निकले थे, वो बाहर निकले थे। आज उसी चंद्रबाबू नायडू को आप दोबारा लेकर आ रहे हैं। मैंने तो कहा, मैं ये कह रहा हूं कि आदमी सब चीजें मौके के हिसाब से हो गई। मैं पॉइंट टू पॉइंट राज्य दर राज्य जवाब दे रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसे गठबंधन नहीं हुए हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं बिल्कुल डिनायल में जा ही नहीं रहा हूं। नहीं, आप देखिए ना, आपने 370 पे तर्क माना, आपने लालू जी पर तर्क माना, आपने इस केजरीवाल पर तर्क माना, एक आप चंद्रबाबू जी का कह रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैंने उसके बाद भी आपको यही कहा विद ऑल द ह्यूमिलिटी कि हां ऐसा है, लेकिन बाय एंड लार्ज कौन पार्टी किस जगह कितना अपनी चीजों से ड्रिफ्ट कर जा रही है
वो भी एक देखने वाली क्या जरूरी है, लेकिन आदमी जो वोट करता है तो वर्तमान और भविष्य को देख के करता है। मैं सुमित जी, एक तो थोड़ा सा विषयांतर हो गया और शिवम भाई जो है वो पूरा सब सुनने के बाद निचोड़ निकाल के उन्होंने बताया कि कैसे है। हाँ, सारा नोट कर रखा था उन्होंने। लेकिन विषय आपका जो चल रहा था वो विपक्षी एकजुटता का चल रहा था, वो बड़ा अच्छा है। राणा साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाए थे। देखिए, इसको स्टैट्स से देखना चाहिए, एक पूरा गणित है इसका बाकायदा। और आप उस बयान को मत भूलिए जो जेपी नड्डा साहब ने पटना में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए दिया था। औपचारिक बयान है, सबके सामने था। उसके बाद में जेडीयू और बीजेपी के बीच में दूरी शुरू हुई थी। बयान ये था कि बीजेपी एक विचारधारा आधारित पार्टी है, सिर्फ यही बचेगी, बाकी सारे छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। ये उनका औपचारिक बयान है। आप किसी एक ऐसे संगठन में जहां पर छोटे छोटे दल भी हैं, उनके साथ में रहते हैं, और फिर अगर शिवसेना जैसा कोई एग्जाम्पल सामने आ जाता है या कोई दूसरा एग्जाम्पल या शिरोमणि अकाली दल के साथ खटपट सामने आ जाती है। अभी कई जगहों के बारे में आप पूछ रहे थे कि किन किन राज्यों में होगा, ये बात सही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन सहयोगी दलों की एक बार फिर आवश्यकता है। पंजाब देख लीजिए, आप इतने बड़े राज्य को आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप जेडीएस और बीजेपी के जो नए समीकरण की बात आप कह रहे हैं कर्नाटक में, वो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी दो बड़ी जगहों पर सारा विपक्ष लामबंद होकर अगर आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, बेशक वो ये सीटों के आधार पर हुआ है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों का बंटवारा क्या होता है कहना अलग है। ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, निश्चित तौर पर ये बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते, कांग्रेस को भी मानते होंगे, लेकिन अभी विपक्षी एकता सफल होगी। विपक्षी एकता क्या, जो मंच पे बनेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी और प्रधानमंत्री, प्रवीण, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, विपक्षी एकता बन गई, सब एक हो गए, चुनाव आमने सामने का हो रहा है, क्या बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी होगी 303 सीटों के लिए? आपने अभी हाल जवाब दिया था, अभी आप प्रश्न करते हुए कि जब राणा जी कुछ कह रहे थे कि देखिए विधानसभा चुनाव के ये नतीजे आए थे, लोकसभा, आपने कहा कि पुलवामा जैसा कुछ हो गया। अब जब इसके ऑप्शन हमेशा रहते हैं और आप खुद इस बात को मानते हैं, तो मैं कैसे अभी बोल दूं 6 महीने पहले? मैं कैसे कह सकता हूँ? कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, लेकिन स्ट्रेटेजिकल देखें आप ये बोले कि हाँ ये रणनीति कैसी लगती, इस रणनीति के अलावा कोई चारा ही नहीं, तो अच्छी बुरी का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, जयदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसके बाद? मैं कह रहा हूँ कि इस शो में आपने विपक्षी एकता और जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे हिंदुत्व वाली, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वो विचारधारा के मुझे लगता है केवल इस पर एक अलग शो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें दुविधा जनता की है। इसमें मुझे लगता है जनता की दुविधा है, क्योंकि वो विचारधारा के साथ खड़ी रहे, पार्टी के साथ खड़ी रहे, व्यक्ति के साथ खड़ी रहे। घालमेल इतना ज्यादा हो गया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार भाजपा पर हमलावर होते हैं, अचानक पूरे 22 विधायक लेकर अलग चले जाते हैं, वहां पर शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, उसमें से एक फ्रैक्शन एकनाथ के साथ निकलकर भाजपा के साथ चला जाता है। विचारधारा के इस घालमेल में सबसे ज्यादा फजीहत जनता की हुई है। और हम इस पर अलग शो करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इस विचारधारा के समझौते में कौन अपनी विचारधारा का एजेंडा चलाने के लिए इस तरह के समझौते करता है, और इस समझौते में कौन नीचे जाता है, कौन पिसता है, और किसकी विचारधारा हावी होती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जनता की जो दुविधा है वो सवाल बहुत गंभीर है। जनता की दुविधा का एक उदाहरण है कि जनता जो है, दुविधा तो है बिल्कुल, मैं जदीद से 100% सहमत हूँ कि वोट देती है एक पार्टी को, विधायक जी चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, सत्ता वाली पार्टी में, और इस्तीफा भी दे देते हैं, या चुनाव भी जीत के आ जाते हैं, उपचुनाव। और आमतौर पर उपचुनाव वही जीतता है जो सरकार के साथ होता है, आमतौर पर ये है। लेकिन कर्नाटक में जितने विधायकों ने पाला बदला था, वो उपचुनाव भले जीत गए हों, इस बार सब हार गए, तो जनता ने वहां तय कर दिया, बीजेपी के टिकट से हार गए वो। तो जनता भी समय हिसाब से अपनी दुविधा को दूर करती है। तो इसलिए विचारधारा की जहां तक बात है, उस पर हम अलग से सत्र कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा सबसे बड़ा प्रश्न उसमें ये आएगा कि जनता की विचारधारा बचेगी नहीं बचेगी, ये भी देखना पड़ेगा। एक लास्ट कमेंट शिवम का लेता हूं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। शिवम, ये आज का नहीं है। आप ये आज के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की क्यों बात करते हैं? हिंदुस्तान की आजादी से पहले दिन से ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक ही कांग्रेस से आते हैं, बताइए। पहले जनता, मैं वही कह रहा हूं, एक ही थी लेकिन बनी ना दूसरी। भाई 80 के 70 के दशक में इंदिरा जी के पीछे पूरा देश खड़ा होता था। अब अगर एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर अगर बट गया, नेता उसको रिप्रेजेंट करता है असेंबली में और संसद में, जाहिर है उसको भी अपने लोगों को सर्व करने का अधिकार है, उसको भी उनको चुनने का अधिकार है। हाँ, अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करी तो फिर हार जाएगा, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए फ्रैक्शन में कुछ लोग टूटकर चले गए समय के साथ, उन्होंने सत्ता का लाभ ले लिया, लेकिन अगर जनता उनसे लेकिन अगर वो सही नहीं है तो वो हार दे। सर एक बात बताइए, वो 4-4, 5-5 बार सांसद विधायक चुन के आ रहा है, ये भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, मैं भी इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन ये देश
ऐसा ही है, और ये इतना आसानी से चीजें चले जाए, जो चीजें हम हमेशा से देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर, जो खराब है वो खराब ही चलने देना चाहिए। नहीं, जो खराब है उसको बेहतर करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन तो साफ सुथरी रखनी नहीं, चाहिए। खराब अगर कुछ है तो उसको सही करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन हाँ। इसका रिमोट जनता के हाथ में। तो आप चुनाव सुधार कार्यक्रम अगर लागू करना है, अगर हम विचारधारा की बात करें तो चुनाव सुधारों की जरूरत है। वो इनिशिएटिव तो जो पार्टियां बैठी है सत्ता में, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। अब दोबारा मैं सत्ता का लालच इतना हावी हो गया कि दल-बदल कानून की ऐसी तैसी कर दी। समय की कमी है जदी। आई नो ये ठोक दल-बदल होने लगे, पहले सिंगल पहले फुटकर में होते थे। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें लंबी चर्चा चल सकती आजकल सत्य है कि पावर करप्ट एब्सोल्युटली। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन हमको इस चीजें नहीं भूलनी चाहिए विनोद जी। आप सबसे सीनियर हम सब में, कि जनता जो है ना वो सब जानती है। आप जनता को जितना बुद्धू समझते हो उतनी बुद्धू है। नहीं, मैं नहीं समझता बुद्धू। नहीं, जब नेताओं के लिए बोल रहा हूँ कि जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। देखिए, उस जमाने में वाजपेयी जी चुनाव हारेंगे, कोई सोच सकता था क्या? 2004 में वाजपेयी जी चुनाव हार जाते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है 77 में, जो इतना बड़ा जीत के आई थी। 71 का बांग्लादेश वॉर, ऑल दोस थिंग। मतलब पॉपुलैरिटी के बस पर आप चुनाव जीत ही लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जनता का मन जीतना जरूरी है, जनता का भरोसा जीतना जरूरी है। और जनता के मन में क्या है, ये जनता ही जानती है। इसीलिए चर्चा होती है ताकि जनता के मन को हम भी भांप सके, और हमारी नजरिए के जरिए जनता भी अपने मन को मन बना सके, मन के अंदर क्या उसकी चीजें तय कर सके। तो शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब और खबर गर्म हो चुकी होगी कि विपक्षी एकता हो रही है, नहीं हो रही है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, बीजेपी का तोड़ क्या, बीजेपी का उसके पास तोड़ है कि नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आने वाली 23 जून तक ये विपक्षी एकता को लेकर सरगर्मियां देश में बढ़ी रहेंगी। आज से अगर हम ठीक एक साल आगे जाएं 2024 में, तो आज की तारीख में नई सरकार शपथ ले चुकी होगी। केवल इतना ही वक्त बचा है, केवल 11 महीने बचे हैं आप सबको वोट डालना। इसीलिए ये परिचर्चा बहुत जरूरी है ताकि देश में एक अच्छी, ईमानदार और जनता के लिए जवाबदेही वाली सरकार बन सके। शुक्रिया खबरों के खिलाड़ी को देखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अमरुजाला.com पर इस शो को देखिए, इसको लाइक करिए, इसको पसंद करिए, इसको आगे भी फैलाइए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।